चलो, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, आगे निकल चुके थे। इसमें दो तरीके से होता है, एक तरीका PQRS का होता है आपका, और एक तरीका होता है S1 S6 जिसमें PQRS पहले से इनबिल्ट होता है। तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत हमारे पास है कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में सिर्फ PQRS नहीं रहता है। अब एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिए कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर ये CDS एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 10 तक भी जा सकता है, ये 10 तक जाता है, और NDA एग्ज़ाम की बात करें तो 5 से 10 तक जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अदर एग्ज़ाम की बात करें तो 10 के लेवल तक जो है आजकल बिल्कुल कॉमन हो गया इसमें। अब मैं S1 S6 की बात करूँगा तो CDS जैसे एग्जामिनेशन में जब बनता है तो ये बनेगा आपका 5 के करीब में, और दूसरे में NDA जैसे बात करें तो 3 से 5 भी बन सकता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि इसको 10 भी दिए जा रहे हैं, यानी कि टाइम का पूरा कंजम्पशंस कर लिया जा रहा है। तो एक्चुअली में S1 S6 और PQRS में अंतर क्या है? दोनों ही एक ही है। यहाँ पर PQRS वही टेस्ट है जो पहले PQRS था, बस सेंटेंस में S1 पहले और S6 लास्ट में यूज़ करने की बात कही जा रही। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस का जम्बल्ड फॉर्म अरेंज करने के लिए हमें टाइम लगता है। जैसे कि ईट्स राम मैंगो डेली में अगर हम PQRS को अरेंज करें तो राम ईट्स मैंगो डेली करके बनेगा। तो इस तरीके को कहते हैं S1 PQRS। लेकिन अगर मैं कह दूँ, एक सेंटेंस पहले से बता दूँ, इसमें आई थिंक, और इसको मैं कहूँ S1, और कहूँ मैं इसमें अभी कौन सा महीना चल रहा है? S6। अब एक काम करेंगे, S1 और S6, देखिए पहले तो नहीं जुड़ा था, अभी हमने नया एग्जाम्पल जोड़ दिया इसमें। तो हमने देखा पहले राम ईट्स मैंगो डेली, ऐसे PQRS बना लिया इसमें। अब मैं कहता हूँ इसमें कि अब जो है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं फिक्स करना चाहता हूँ जो कि चेंज नहीं होगा, जिसमें कि आई थिंक यानी कि S1 इधर ही रहेगा, और इन जुलाई क्या करेंगे, इसमें लास्ट में यूज़ करेंगे 6। तो जाहिर सा बात है 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 1 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनना चाहिए? बनना चाहिए आई थिंक राम ईट्स मैंगो डेली इन जुलाई। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं S1 S6, और सिर्फ अगर यही पूछ लिया जाए तो कहा जाएगा PQ। ठीक बात है। तो हमने ये वाला सेक्शन प्रीवियस क्लास में नॉन ग्रामर में पढ़ा था, हाँ कि नहीं? और इस बार हम लोग S1 S6 के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और इस पर कवर करेंगे एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन। अब जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन जाहिर सा बात है कि ईजी तो रहेगा नहीं, ईजी नहीं रहेगा तो इसका लेवल हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर वाइट है, हालांकि ब्लैक रखते तो थोड़ा देखने में ठीक लगता। अब हम देख रहे हैं इसमें कि S1 और S6 हमारे पास फिक्स है। ठीक है, पहले एक समझा दूंगा, फिर लिख लेंगे आप इसको, जिससे कि दिमाग बढ़ जाए। रांची वाला स्टूडेंट बड़ा हंस रहा है इसमें, क्या है भाई तुम्हारे लिए है क्या? इजिप्ट का एग्जाम्पल है, रांची का ना है ये। हाँ, इजिप्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो अफ्रीका का एग्जाम्पल, आपके शहर का नहीं है इसमें। क्या चीज़? तो चलिए ठीक, मैंने जानबूझ के शहर का नाम लिया क्योंकि एग्जाम्पल बना ही ऐसे है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया आपको। अब जरा पढ़ते हैं इसमें S1 जो कि फिक्स है, क्या है इसमें? इजिप्ट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट, और थोड़ा सा बड़ा कर दें, बड़े में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है लेकिन ठीक है। इजिप्ट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ, ठीक बात है। अब हमें एक काम करना होगा, और लास्ट में क्या होगा? द होल कंट्री डिपेंड्स ऑन द वाटर ऑफ नाइल। फिक्स बात पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि S1 के बाद PQRS में से कौन पहले होगा वो हमें देखना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि पहला फिक्स है इसमें, तो उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन कौन सा वर्ड कर रहा है, सबसे पहले ये चाहिए। तो आप देखिए इसमें कि इजिप्ट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका को कौन सा PQRS में से वर्ड जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कोशिश करिए ज़रा इसमें। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट से में इट हैज़ वेरी लिटिल इनफॉल, इट इज़ 4 times बिगर इन साइज ऑफ ब्रिटेन। क्या हो रहा है इसमें? आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बताइए कि आर से सेंटेंस कौन सा स्टार्ट हो रहा है? तो आपने देखिए कितना आसानी से पकड़ लिया इसमें, और इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक बात है। तो अब हम जो है इसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि दिमाग में पैच हो जाए कि करना ऐसी है। तो लिखेंगे जल्दी से, इसमें एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अब लिखेंगे PQRS S1 S6 रूल।
PQRS S1 S6 रूल, ये हेडिंग बनाएंगे PQRS S1 S6 रूल, अंडरलाइन करके लिखेंगे इसमें। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशंस, ये सभी एग्जामिनेशंस में। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस in almost all examinations. Point number next, this type of questions is asked in two different category. These types of questions this को these कर दीजिएगा, these types of questions are asked in two different categories. These types of questions are asked in two different categories. Number one, PQRS order, PQRS order. नंबर वन में PQRS order लिखेंगे, नंबर टू लिखेंगे इसमें S1 S6 डैश PQRS order, S1 S6 डैश PQRS order। नीचे एक नोट लिख लेंगे, in S1 S6, in S1 S6 position of sentence 1 and sentence 6, position of sentence 1 and sentence 6 are fixed। ये फिक्स पोजीशन है, S1 और S6 फिक्स्ड है। एंड candidates are asked to arrange PQRS। तो दोबारा आपको PQRS ही करना है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ S1 S6 करके बढ़ा दिया गया, तो ऐसा करके ध्यान रखें। अब लिखेंगे इसमें लॉजिक ऑब्लिक रूल्स। इसमें लॉजिक क्या होगा, रूल्स क्या होगा, उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। लॉजिक ऑब्लिक रूल्स, पहला पॉइंट लिखें जिससे दिमाग सबसे ज़्यादा हमारा फेयरफुल हो जाता है। लिखेंगे इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ये टाइम को कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन होता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ये टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे इन सच क्वेश्चंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, इन सच क्वेश्चंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, in such questions candidates are advised to correlate का मतलब क्या होता है, संबंध जोड़ना, है ना, किसी से सेंटेंस को कोरिलेट यानी मैच करना। to correlate S1 with P/Q/R/S, S1 को इनमें से किसी से कोरिलेट करना आपको, बस। कोरिलेट मतलब क्या होता है, रिलेट करना, यानी कि रिलेट मतलब है जोड़ना, और कोरिलेट का मतलब होता है पहले से दूसरे को जोड़ना, यानी कि को मतलब जोड़ना, दो को जोड़ना। अब तीसरा रूल क्या है आपका, नोट में आता है इसमें, जो कि लॉजिक है आपका। जनरली द स्टेटमेंट मतलब जो भी वाक्य दिया गया हो, कथन जो भी, जनरली द स्टेटमेंट which describes S1, generally the statement which describes S1 should be used first। तो जो भी स्टेटमेंट S1 को डिस्क्राइब करता है उसको सबसे पहले यूज़ करना। अब हेडिंग बनाएंगे एग्ज़ाम क्वेश्चंस, हेडिंग बनाएंगे एग्ज़ाम क्वेश्चन, और जल्दी से इसको लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप इसको, आंसर नहीं लिखेंगे, पहले पूरा लिखेंगे इसको।
S1 S6 जैसे दिया है वैसे ही लिखना है पूरा। प्लीज़ डू नॉट अप्लाई योर ब्रेन। अभी जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। आपके एग्ज़ामिनेशन में जो इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें इन एन एवरेज अगर मान के चलिए तो आपको 200 के नंबर में से अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग इसके मार्क्स होते हैं इसमें। तो 200 में से आपको जो है मेरे हिसाब से 120 किसी भी कीमत पर आ जाने चाहिए, किसी भी तरह से। जिस तरह की हम लोग प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं ना, रेगुलर वर्ड पूछ रहे हैं। देखिए मैंने कहा हार्ट एंड सोल लेके चलना है, दिखावाबाजी नहीं करिएगा। ये नहीं कि हमने कहा कि वर्ड पूछे आप कहेंगे हाँ ठीक है पूछ लिया, ऐसा नहीं। इसमें याद करके आइए, इसमें रिस्पॉन्ड करिए इसमें, है ना। आप जैसे आपको हमने जीडी के लिए कहा है तो उस वर्ड को यूज़ करिए। आज कितना बड़ा टास्क है आपको कि 10 वर्ड याद किया, आज हमने इसको यूज़ करके जीडी में यूज़ कर लिया। इट इज़ अ सक्सेस ऑफ योर्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, वर्ड कुछ और पढ़ा है इसमें, ऐसा नहीं करना। एक जैसा पैरेलल एट्रीब्यूट्स करेंगे ताकि हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। सबसे नीचे तक नहीं लिखना है, नहीं तो कुछ दिन में ब्लॉट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से पेज लीजिए इसमें, तब लिखिए। तो क्या लिख लिया आपने? क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना ज़रूरी है, इसको भी लिखना है ना। ये आपको आंसर को समझने के लिए हेल्प करेगा, है ना। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस, है ना। ऐसा नहीं कि आंसर पता चल गया तो आपने सिर्फ सीधे आंसर लिख दिया, फिर बाद में पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगा। स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, तो अब हम लिखेंगे, नोट में एक पॉइंट लिखेंगे जल्दी से। नोट में एक पॉइंट लिखेंगे। इन द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आर, क्योंकि सारे आपने ऑप्शन लिख रखे हैं। इन द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आर describes S1 लिख लिया इतना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऑन दैट बेसिस, इस आधार पर, ऑन दैट बेसिस R should come after S1. On that basis R should come after S1, which is only ऑप्शन सी, जो कि एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है ऑप्शन सी। तो लास्ट लिख लेंगे आंसर ऑप्शन सी। क्या हम आंसर तक पहुंच गए? तो इस तरीके से हमें S1 S6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका डेवलप करना होगा। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, हमें पढ़कर धीरे धीरे समझ में आता है। इसके लिए प्रेशर नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको ए के बाद बी ऐसा समझना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है ऐसे ही करके, जिससे कि ये क्वेश्चन बन पाए। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम प्रीपोजिशन है, और ये एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में चलेगा, जो कि सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन होगा। तो अब हेडिंग स्टार्ट करेंगे, ग्रामर। अभी हमने नॉन ग्रामर का पार्ट पढ़ा था, अभी हमने ग्रामर का पार्ट पढ़ना। तो मैं चाहूँगा कि हम प्रीपोजिशन को सबसे पहले एक बार समझें, समझने के बाद हम इसके वेरियस पार्ट को यूज़ करें। तो मैं एक क्वेश्चन पूछकर आपको थोड़ा सा क्यूरियस बनाना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं और आप किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। अच्छा ही वर्ड यूज़ किया मैंने, ध्यान से सुनेंगे। आप अंग्रेज़ी में अच्छे हैं, आप साइंस में अच्छे हैं, आप मैथ्स में अच्छे हैं, या मैं कहूँ आप किसी में अच्छे नहीं। दोनों सेंटेंस समझ में आए आपको?
तो अब ये सेंटेंस को हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि क्या बन सकता है। अमन आप ट्राई करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद सिद्धार्थ को मौका देंगे। हाँ बताइए। हाँ अमन नाम आप ही का है ना? हाँ खड़े होकर बताइए। वो मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, ऐसा करके इंग्लिश में कोई सेंटेंस बताइए। हार्ड नहीं, आसान है। आपके माध्यम से लोग सिर्फ समझना चाह रहे हैं बस, और कोई बात नहीं। सर इंग्लिश में बताना आपको। सर बेस्ट इन द बेस्ट नहीं, गुड बताना है। अच्छा है सर, सबसे अच्छा कहाँ बोला मैंने? हाँ बताइए बताइए। अब तेरी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बैठिए। कौन बताएगा? सिद्धार्थ को बताओ खड़े होकर। आई एम गुड एट स्पोर्ट्स। ठीक है, सही बात है इसमें कि मैं स्पोर्ट्स में बढ़िया था, पढ़ाई में नहीं। पहले से ही मान रहा है तो फिर इसमें कोई खराबी ही नहीं। बैठ जाइए। अगर मैं आपको कहूँ कि वह किसी में अच्छा नहीं, तो क्या कहें? ट्रांसलेट करके बताइए ना, इसमें ट्राई तो करना है। इसमें क्या होगा बताइए? वह किसी में अच्छा नहीं। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये पेन है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना ये तेज़ लिखने में अच्छा है, ना ही हैंडराइटिंग अच्छी बनती है इसमें, और ना ही फास्ट चलता है, किसी की चीज़ के लिए अच्छा नहीं। व्यक्ति को नहीं, इट इज़। एक जगह पर आपने गुड के बाद फॉर किया, एक जगह पर गुड के बाद ऐड किया कि नहीं किया? प्रीपोजिशन यूज़ किया कि नहीं किया? तो कहने का मतलब होता है कुछ जगहों पर प्रीपोजिशन डिफरेंट हो जाते हैं और कुछ जगह पर फिक्स रहते हैं। होते नहीं होते हैं? जैसे कहते हैं प्लीज़ लिसन टू मी, लिसन के बाद क्या यूज़ किया ना इसमें। तो कहने का मतलब प्रीपोजिशन में सबसे ज़्यादा जो हम लोग मार्क्स गेन कर पाते हैं वो यही जगह है। अगर फिक्स को पढ़ लिया हमने तो लगभग 30-40% का क्वेश्चन बना देंगे। वो छोड़ दीजिए इसको, वो अपना काम करे, आप अपना काम करिए। तो 30-40% क्वेश्चन तो हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन से ही बन जाता है, जो कि एग्ज़ाम का हमारे पास सबसे अच्छा वॉल्यूम बन जाता है। लेकिन फिर भी जो है फिक्स प्रीपोजिशन में जाने से पहले प्रीपोजिशन को समझने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? इसमें प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ टू मी, तो मी क्या हो गया यहाँ पर? प्रोनाउन। टू राम, तो क्या हो गया यहाँ पर? तो कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन इज द पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज बिफोर नाउन एंड। क्लियर बात है? दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना, आदित्य ध्यान से सुन लीजिएगा, घबरा जाएंगे इसमें। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आदित्य से ही पूछते हैं इसमें, टू आई या टू मी और क्यों? खड़े होकर बताइए। टू आई और टू मी में से कौन क्यों यूज़ करें? क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि टू के बाद हम आई यूज़ करें कि टू के बाद मी यूज़ करें, और क्यों? टू के बाद मी यूज होगा क्योंकि टू जो है हमेशा लगभग टू का भी सब्जेक्ट से पहले ही। बैठ जाइए। तो जाहिर सा बात है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने सोचा आसान है, मैंने पूछ लिया तो परेशानी बढ़ गई। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ जो होता है, नाउन का कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। राम सब्जेक्ट में भी राम ही होगा और ऑब्जेक्ट में भी राम होगा, लेकिन प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट में आई होगा और ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा। अगर हम किसी दूसरे वर्ड को ले लें, जैसे कि ही को ले लें, तो ही सब्जेक्ट में ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में हिम बन जाएगा। अगर शी को ले लें तो सब्जेक्ट में शी बनेगा और ऑब्जेक्ट में हर बन जाएगा। दे को ले लें तो दे सब्जेक्ट में दे बनेगा और ऑब्जेक्ट में। सही बात है कि नहीं? तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है और इसलिए आई का यूज़ नहीं होगा। ठीक बात है? तो ऐसा करके क्वेश्चन बनना चाहिए आपके पास। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप आधी जानकारी के साथ बैठे हुए। मैं चाहूँगा कि हम लिखना स्टार्ट करेंगे, और लिखने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा लिखा हुआ वर्ड दे दिया। डू इट फास्ट। वही बात जो आप सोच रहे थे उसको अच्छे से वर्ड में लिखिए जल्दी से। A preposition is a word that is placed before noun or pronoun.
क्या हमने लिख लिया इतना? अरे नहीं लिखा तुम लोगों ने इसमें, तो उसको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे, अभी छोटे से में रखेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और कुछ ऐसी बातें को सीखने का मौका मिले जिससे कि हम समझ जाएं कि भाई ये चीज़ जो है क्या होगा। लिख लिया आपने? तो मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद जो है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन बनाइएगा। लिखना फास्ट ज़रूरी है ना, थोड़ा सुनने का टाइम दीजिए थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ मैरी, मैरी का मतलब क्या होता है? विवाह करना, सही बात है। तो अगर मैं कहूँ आपको कि मैरी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, मैरी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, तो ये आधा सच है। कैसा सच है? आधा सच है। तो मैं जानना चाहूँगा कि पूरा सच कौन बताएगा? आपने सहयोग तो किया, हाँ आधा सच है बोला तो सही इसमें, लेकिन पूरा सच क्या है ये बताइए फिर। एक ही वर्ड लिया है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग बहुत है इसमें, है ना। आज हम इसी में लिमिटेड सेक्शन को कवर करेंगे सर, ठीक है, ज़्यादा हम आगे तक इसको नहीं लेके जाएंगे। दे कर देते हैं ताकि मैरीज करके ना बने, ये आई लिख देते हैं इसमें। एक अंग्रेजी में थॉट है, दिमाग में ये वर्ड के साथ आया था, इफ़ योर फादर इज़ पुअर इट इज़ योर डेस्टिनी, इफ़ योर इन लॉज फादर इन लॉज इज़ पुअर इट इज़ योर स्टूपिडिटी। तो इसीलिए मैरी वर्ड को ये एक थॉट प्रोसेस था इसमें, जो जीडी में कभी बहुत पहले जो है जीडी में यूज़ किया करते थे इसमें। पीयूष को देख रहा हूँ समझ नहीं पा रहा है इसमें, तो यहाँ पर हम जो है आई के साथ यूज़ करेंगे तो पर्सनलाइज हो जाएगा, तो वी मैरी लिख लेते हैं। हम किस आधार पर मैरी करते हैं? वी मैरी विथ, अब इसमें भी मेरे को आप देख रहे हो, इसमें आप किस आधार पर अब देखिए ह्यूमरस हो जाएगा। वी मैरी विद गर्ल्स इन इंडिया, ह्यूमरस हुआ कि नहीं हुआ इसमें? अच्छा ये सेंटेंस मैंने क्यों बोला मैं आपको बताऊं। अच्छा थोड़ा सा जानकारी विश्व की ले लेते हैं इसमें। हमारी अपनी एक नाइस है, नाइस मतलब तो वो अभी साउथ कोरिया में, ठीक है, एक इंटर्नशिप करने गई इसमें, तो वहाँ पर मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी का उसका वो पार्ट है, आप ही की उम्र की होगी, ज़्यादा नहीं होगी उसमें। तो कहा कि वहाँ पर जो है ना कि लोग जो है मतलब जेंडर का डिफरेंस ही नहीं, तो आई थिंक दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट सेंटेंस। तो इन इंडिया में हम जो है मैरी करते हैं, या मेल जो है लिख देते हैं मेल, मेल्स है ना, वी मतलब मेल्स की बात कर रहा हूँ, मेल्स मैरी विद गर्ल्स इन इंडिया। तो ये दिमाग में सेंटेंस आया ही मेरे क्यों था इसमें, क्योंकि वहाँ पर उसने बताया इसमें कि यहाँ पर तो अलग अलग जेंडर्स में अलग अलग लोग रह रहे हैं इसमें। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन भारत में क्या रहता है, तो ये बात सुनने के बाद अब आप क्वेश्चन के ट्रैप में चले गए। ट्रैप में कैसे चले गए? क्योंकि मैरी नेवर टेक एनी प्रीपोजिशन। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? मैंने आपको सेंटेंस के साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद फिर मैंने ग्रामर का एरर दे दिया और कहा कि अब ऐसा सोचिए। आप सोचना शुरू कर दिए और मैंने कहा मैरी नेवर टेक एनी प्रीपोजिशन। तो यहाँ का मेल्स मैरी विथ गर्ल्स इन इंडिया और विथ यहाँ पर गलत है। तो आपने कहा क्यों गलत है? लड़कियों के साथ शादी करते हैं आदमी यहाँ पर, तो नहीं, मैरी का यूज़ विथ या प्रीपोजिशन के साथ नहीं होगा। आप ही बता दीजिए पेप्सोडेंट। दांत दिखा रहे हैं आप इसमें, बताइए बताइए फिर क्या लिखे इसमें, इधर आपके बगल में जी, आप बताइए। नहीं नहीं ये आगे बैठा हुआ लड़का, हाँ बताओ इसमें। हाँ जी, हाँ अभी खड़े खड़े जल्दी से बताइए इसे।
क्या करें फिर? बैठिए बैठिए। आंसर ह्यूमरस है, लेकिन ग्रामर को ह्यूमर से मतलब नहीं है, ग्रामर को उसके नॉलेज से मतलब है, ठीक है। तो अब जो है अगर मेरे को ग्रामर सिर्फ बताना है ना, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैरी एक्टिव वॉइस, नो प्रीपोजिशन। मैरी पैसिव वॉइस, यस प्रीपोजिशन, यस। अब यहाँ से हम ग्रामर को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे कि आई क्यों लिखे हैं, तुम्हारा कुछ लिख देते हैं इसमें, वी लिख देते हैं, वी मैरी पता चले दूसरा प्रॉब्लम हो जाए। वी मैरी या इंडियंस मैरी। अब तुम लोग मेरे से क्यों चाहते हैं यार इसमें? इंडियंस मैरी एट अर्ली एज। भारत में शादी की उम्र कितनी थी? 18 थी, फिर बाद में 21 हो गई। अब लड़कियों की 21 साल कंपल्सरी करने के बाद हुई तो लड़कियां जिद पर आ गई, नहीं ये तो गलत बात है, हमारी उम्र की हमारी मर्ज़ी है इसमें। तो कहने का मतलब है, एक पता है कि नहीं पता है कि लाइफ एज मैरिज चेंज हुआ है इंडिया में भी, ठीक। तो डिस्कशन पे ये मैंने देखा कुछ गर्ल कैंडिडेट्स ने ऐसा पार्टिसिपेट किया। आई थिंक दैट इट इज़ द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, एंड गवर्नमेंट शुडंट इंटरफेयर इन दैट। ये अब सही बात है भाई, सरकार कौन होती है कि शादी की उम्र को बढ़ाए और घटाए? लोगों को करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। चाइना ने एक बच्चे का सिद्धांत लगाया 70 के दशक में, और आज के समय में वहाँ पर जो है बच्चों का ग्राफ नीचे गिर गया। चाइना में बूढ़ी आबादी हो गई। अब गवर्नमेंट करिए, जिनके पास 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरियों का बेनिफिट दे देंगे। भाई कहने का मतलब है भारत में तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना नहीं चाहिए, हम चाइना तो है नहीं। स्टेटमेंट भी तो वाजिब था, जिस गर्ल कैंडिडेट ने ये बात कही उसमें दम है कि नहीं बताइए। जाहिर सी बात है, आप अपनी बात को किस लॉजिक पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे आपका नॉलेज पता चल रहा है। अब यहाँ पर बात करें इंडियंस मैरी एट अर्ली एज, तो यहाँ पर अगर हम एट का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें राम मैरिड हर, राम विथ हर। अब यहाँ पर देखना है राम मैरिड हर ठीक है इसमें, या राम मैरिड विथ हर ठीक है? रुकना है अभी। अब हमें ये सोचना है इसमें कि अगर राम यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ने ही एक्शन लिया है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा एक्टिव। क्या बन जाएगा? किसी भी सेंटेंस में एक्टिव पैसिव को समझना है अगर है आपको, तो कोई बहुत बड़ा रूल नहीं समझना है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ने ही वो काम किया है, काम करने को क्या कहते हैं? एक्शन यानी वर्ब। तो मैरिड एक वर्ब है आपका, क्योंकि ईडी लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वर्ब। तो शादी किसने किया है? तो राम यहाँ सेंटेंस का क्या है? तो अगर सब्जेक्ट ने ही एक्शन लिया है तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक्टिव, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऐसा सेंटेंस जिसमें कि मैरिड का यूज़ किया जाए, इसमें सब्जेक्ट ने एक्शन ना लिया हो, अब कुछ बताइए आप मेरे को, कितना कुछ आप लोग सोचते हैं, सब बताइए। ही इज़ मैरिड विथ ए गर्ल, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए ही मैरिड वर्ड जो है इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? आपके पास सोचने का शक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये तो बात ध्यान रखना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में देखिए राम मैरिड हर, राम मैरिड हर, तो मैरिड यानी एक्शन वर्ब हुआ। हम अभी प्रीपोजिशन यानी कि टॉपिक का एडवांस है कि इजी है? प्रीपोजिशन एक एडवांस पार्ट होता है ना, इस बात को ध्यान रखें। तो राम ने मैरिड किया यानी कि एक्शन कौन ले रहा है? तो अगर ये एक्शन ले रहा है तो ये सेंटेंस किस में जाएगा? एक्टिव वॉइस में जाएगा। अब देखेंगे ही इज़ मैरिड, ही इज़ मैरिड, उसकी शादी हो गई, तो क्या ये मैरिड वर्ड जो है यहाँ पर ये वर्ब जैसा यूज़ हुआ है क्या? और हमने एक रूल पढ़ा था पहले, बिल्कुल अभी कनेक्टिंग